एक गांव में एक गरीब महिला मजदूरी करके जब अपने वापस लौट कर घर आती है तो वो एकदम गुमसुम थी, किसी से बातचीत नहीं कर पा रही थी। पति ने अपनी पत्नी को देखा और देखकर वो देखता रह जाता है। दरअसल वो इस तरह से गुमसुम बहुत कम रहती है। उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कि नहीं है। पत्नी कहती है बिल्कुल ठीक है। जैसे ही पत्नी ने कहा कि ठीक है, अपना चेहरा घुमाया और चेहरा घूमते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम एकदम अपना मुंह छुपा रही हो, चेहरा छुपा रही हो। तो पत्नी ने कोई ना कोई बहाना करके अपने पति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर काम में लग जाती है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन पत्नी करवट बदलती रहती है, सो नहीं पाती है। आखिरकार दिन निकलता है और पति पूछता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बता नहीं रही हो। जब पति बार बार पूछ रहा है तो पत्नी उसे बताने में संकोच कर रही थी, डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर पति को यह सच पता चल गया तो शायद वो उसे तलाक दे देगा और जिंदगी भर शायद उसे फिर अकेला ही रहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी ने अपने आप को शांत किया और कुछ ऐसा व्यवहार करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब पति चला जाता है काम पर, पत्नी आज घर पर रहती है, आज मजदूरी करने के लिए नहीं जाती। जब पति वापस लौटकर शाम को आता है, 24 घंटे बाद भी पत्नी का मूड जो है वैसा ही रहता है जैसे 24 घंटे पहले था। आखिरकार पति ने पूछा कि कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, मुझसे छुपा रही हो। फिर पति उसे कसम धर्म खिलाता है। उसके बाद फिर अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो पत्नी ज़्यादा देर तक अपने पति के सामने टिक नहीं सकी, यानी कि टूट गई। और टूट कर जो उसने अपनी अपबीती बताई, उसे सुनने के बाद पति भी रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती है। दरअसल रोने वाली बात ये थी कि उसके साथ जो है गैंगरेप हुआ था, और गैंगरेप जिन लोगों ने किया था वो दबंग टाइप के लोग थे। उन्होंने कहा था उस महिला से, ये बात अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए पत्नी डर जाती है। पति कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल शांत रहो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम एकदम देखना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस बात को 1 साल का समय बीत चुका था। जैसे ही 1 साल का समय बीत जाता है, उसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल हर जगह सुनाई देती है। उस प्रदेश में ये कहानी सबसे ज़्यादा चर्चित कहानियों में से एक बन जाती है, क्योंकि पति ने जो काम किया था वो वाक़ई अपने आप में बड़ा खतरनाक था। और जब गैंगरेप का बदला लिया तो उस बदले की सूचना ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फ़िल्म की कहानी चल रही हो। आज की इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ हुआ क्या था और उसके पति ने कैसे उन आरोपियों से बदला लिया। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का। एक ज़िला है रतलाम, और रतलाम ज़िले का ही एक थाना लगता है बिलपौक। बिलपौक थाना क्षेत्र का एक गांव है रत्तागढ़ खेड़ा। और बात कर रहा हूं 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास की। एक किसान जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, नाम उसका लाल उर्फ लाला सिंह होता है। ये अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने खेत पर गया था, क्योंकि रात में लाइट नहीं आ रही थी और लाइट आने का जो इनका समय होता है वो दिन में आता है। और दिन में किसान ज़्यादातर लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में ये जाता है और जाने के बाद जैसे ही अपने ट्यूबवेल पर पहुंचता है, ट्यूबवेल पर जाते ही उसने स्टार्टर का बटन दबाया ताकि नलकूप से पानी आने लगे और खेतों की सिंचाई शुरू हो जाए। जैसे ही इसने बटन दबाए, बटन दबते ही जो है दबाते ही एक ज़ोरदार धमाका होता है। और उस धमाके की गूंज इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस खेत के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे उन गांव तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। साथ ही न केवल आवाज़ पहुंचती है बल्कि आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने उस धमाके को, उसमें कुछ हवा में उड़ता हुआ धूल धूल देखा, उसमें हवा में उड़ते हुए सामानों को देखा। किसान जो थे आसपास वो दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। वहां जाने के बाद लाला को बहुत बार आवाज़ लगाई, लेकिन लाला वहां दिखाई नहीं देता। दरअसल जहां पर वो ट्यूबवेल का स्टार्टर रखा हुआ था, स्टार्टर के पास एक 4 फीट ज़मीन में गहरा गड्ढा हो जाता है और 4 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है। साथ ही वहां पर जितने भी आसपास के सामान था जो रखा हुआ था बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। फिर किसानों ने उस लाला को ढूंढने की कोशिश की तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। वहाँ आसपास जो खेत थे उन खेतों में उसके शरीर के अलग अलग हिस्से थे। 60 फीट दूर उसका सर का आधा हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ था, साथ ही उसके हाथ का आधा हिस्सा लगभग 40 फीट दूर था, और जो शरीर था वो पूरी तरह से जो है बिखर चुका था। इस धमाके के बाद न केवल आसपास के खेतों के लोग आते हैं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं। और किसी ने ये सूचना उस लाला यानी कि उस लाला सिंह के परिवार को दी,
कि तुम्हारे यहाँ पर इस तरह का हादसा हो चुका है और उनके धमाके में जो है उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए हैं। उसकी पत्नी, साथ ही उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास होती है। बेटा होता है जिसका उसकी उम्र जो है 7 साल होती है। उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, राकेश और मुकेश। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। अब चाहे एफएसएल टीम हो या डॉग स्क्वाड टीम हो, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, धमाके की बात सुनने के बाद जो है सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खासकर पुलिस वाले। अब इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू होती है, 7:30 बजे सुबह धमाका होता है। दोपहर का 1:20 हो जाता है। उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया, इकट्ठा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो एसीपी जो होते हैं उस जिले के, उस दौर की बात है ये, 4 जनवरी 2022 की सुबह का वाकया है। एसीपी ने एक एसआईटी टीम गठित की और एसआईटी टीम में बिलपौक थाना अध्यक्ष, बाजना थाना अध्यक्ष, साथ ही 4 सब इंस्पेक्टर होते हैं, 5 हेड कांस्टेबल होते हैं, 4 कांस्टेबल, उनकी टीम बनाते हैं और एसआईटी गठित करते हैं। अब एसआईटी से कहा जाता है कि तुम्हें इस मामले की जांच पड़ताल करनी है, साथ ही गांव में ये खबर फैला दो, आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर खबर फैला दो कि जो भी सटीक जानकारी देगा, सूचना देगा, उसको 10,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा एसपी साहब ने बोला है। दरअसल पुलिस को वहां पर मौके पर जो सामान है मिलते हैं, वहां जिलेटिन, स्टिक और डेटोनेट एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसी चीज़ होती है जिससे कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए, उसमें विस्फोट करने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो स्टिक होती है और डेटोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पहाड़ों को तोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि उसके कुछ अंश, कुछ उसके भाग जो स्टिक के थे वो उस ट्यूबवेल के आसपास मिल जाते हैं। जब डॉग स्क्वाड की टीम आती है, एफएसएल की टीम आती है, पुलिस ने भी इस बात का पता करने की कोशिश की। ये तो किसी की साजिश लगती है, आखिरकार कोई ऐसा क्यों करेगा। जब ये टीम बना दी जाती है, यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। एसआईटी ने गांव के लोगों को ये सूचना दी थी कि जो भी इस बात की सूचना देगा, साथ ही जो भी पुलिस की मदद करेगा इस मामले में, वो पुलिस का दोस्त कहलाया जाएगा। इस तरह की बातें थी। पुलिस ने तमाम तरह के दिलासे थे, भरोसे थे, वो भीड़ को दिए, पब्लिक को दिए, गाँव वालों को बताया और पुलिस की टीम गांव-गांव, घर-घर जाकर सभी लोगों से बातचीत शुरू कर देती है। धीरे धीरे लगभग 5 दिन तक टीमों ने भी अपने आसपास के जिलों में जितने भी गांव थे, बहुत सारे लोगों से बारी बारी से बातचीत की इस मामले में। तब एक नाम सामने निकल कर आता है। वो नाम होता है सुरेश लोढ़ा। सुरेश लोढ़ा का नाम सामने आता है। उससे कहा जाता है कि साहब, अब से लगभग 6 महीने पहले की बात है, ठीक ऐसे ही धमाका हुआ था जैसे कि ये धमाका हुआ है। लेकिन जब ये धमाका हुआ था तो नई बात ये थी कि सुरेश लोढ़ा ने अपने घर का ताला लगाया और वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ये इस बार धमाका हुआ तो सुरेश लोढ़ा इस बार भी अपने घर से कहीं चला गया था, घर में ताला लगा दिया था और गायब हो जाता है। लेकिन जब धमाका होता है, उस धमाके से कुछ देर पहले ही वो मौके पर देखा गया था, जबकि उसके कहीं आसपास खेत भी नहीं है। तो वो खेत पर कर क्या रहा था। आखिरकार पुलिस ने सुरेश लोढ़ा को गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। उससे जब पूछताछ करने की कोशिश की तो बातचीत की जाती है। साथ ही उस व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जिसका नाम भंवरलाल पाटीदार होता है। उससे पूछा जाता है कि क्या 6 महीने पहले तुम्हारे ट्यूबवेल पर इसी तरह का धमाका होता है। वो कहता है कि साहब हाँ, धमाका तो हुआ था। अगर नीम का पेड़ बीच में उस दिन ना आया होता तो शायद वो मारा जाता। उससे पहले पुलिस पूछती है कि नीम के पेड़ का इसमें क्या रोल है। उसने कहा कि एक तरह तो वो स्टार्टर था ट्यूबवेल का और दूसरी तरफ ये गड्ढा था जहाँ पर धमाका होता है। बीच में पेड़ था, क्योंकि जब वो धमाका होता है तो पेड़ की आड़ में मैं आ जाता हूँ। अगर मैं पेड़ के इधर उधर होता तो शायद मारा जाता, क्योंकि जो भी धमाका होता है उस पेड़ ने ही अपने ऊपर सारी चोट जो है ले ली थी। इसी तरह की बात जब कही जाती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। वो ये भी बताता है कि लगभग 8 से 10 दिन तक उसका इलाज चल रहा था। अगर इलाज ना होता समय पर तो शायद वो बच नहीं पाता। पुलिस ने आखिरकार सुरेश को हिरासत में लिया। उस हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और सुरेश से पूछा जाता है कि
आखिरकार तुम ये दोनों घटनाएं जब होती हैं तो उस वक्त एक तो अभी कुछ दिन पहले हुई और दूसरी जो 6 महीने पहले हुई, तो उस समय तुम कहाँ चले गए थे, क्यों अपने घर पर ताला लगा दिया था। वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सका और फिर जो है जो कहानी सामने आती है और पुलिस ने जब उससे पूछा और उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि अब से करीब 1 साल पहले की पुरानी बात है। उसकी पत्नी एक बार एक खेतों पर काम करने के लिए गई थी। एक एक बार नहीं बल्कि वो मजदूरी करने के लिए हमेशा जाया करती थी और उस दिन मजदूरी करने के लिए गई थी पूर्व सरपंच जो होता है भंवरलाल पाटीदार उसके यहाँ पर। और जब ये मजदूरी करने के लिए गई थी तो वहाँ पर उसके दोस्त थे उस भंवरलाल के, एक का नाम लाला उर्फ लाल सिंह होता है, दूसरे का दिनेश होता है। उन्होंने मिलने के बाद उसकी पत्नी का जो है उसको बंद कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जो वो लोग गैंगरेप करते हैं, उसका बलात्कार कर देते हैं। उसे धमकी दी कि ये बात किसी को बताई, किसी को पता चली तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबको मार दिया जाएगा। वो डराया धमकाया इस तरह से। अब इसमें दो चीज़ निकल के सामने आती है कि जो सुरेश होता है वो पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। एक थ्योरी तो ये चलती है, दूसरी थ्योरी ये चलती है कि वो इस बात से कि पुलिस में जाएगा तो उसकी बदनामी होगी और लोग क्या क्या कहेंगे ये सोचकर वो शांत हो जाता है। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछा तो उसमें दोनों ही कहानी सामने आती है, लेकिन कौन सी कहानी सच है? क्या वो शिकायत लेकर गया था और पुलिस ने नहीं सुनी? क्या वो बदनामी के डर से इसका बदला खुद लेना चाहता था? ये बात सही थी। हालांकि ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इसमें लोग पुलिस को भी बुरा भला कहते हैं और साथ ही उसकी बदनामी वाली बात जो थी वो भी कहीं ना कहीं सही थी। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को सहारा लिया जिसका नाम होता है बद्रीलाल, और बद्रीलाल से कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। सामान यानी कि जिलेटिन, स्टिक और डेटोनेट। दरअसल इन्हें मिलाकर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, अगर इन्हें मिलाने के बाद धमाका होता है और धमाका जब होता है तो बहुत तेज़ी के साथ धमाका होता है। पहली बार लगभग 6 महीने पहले इसने जो पूर्व सरपंच होता है जिसका नाम भंवरलाल पाटीदार होता है उसने उसके ट्यूबवेल पर लगाया था। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि एक तरफ ट्यूबवेल का स्टार्टर था और दूसरी तरफ गड्ढा हो सकता है। उधर जिधर स्टार्टर लगा हुआ है उधर गड्ढा नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी मजबूरी थी। साथ ही उसके पास जो जिलेटिन था, जिलेटिन की स्टिक और डेटोनेट जो था उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम थी, स्टिक की संख्या भी कम थी। इसीलिए धमाका होता ज़रूर है लेकिन उतनी तेज़ उतनी पावर के साथ नहीं होता। साथ ही धमाके का जो असर होता है वो भी, नीम का जो पेड़ बीच में था, बीच में आ चुका था, इसलिए वहाँ तक उस असर जो है पूरी तरह से भंवरलाल पर होता नहीं है और भंवरलाल इस हादसे में बिल्कुल जो है सेफ बच जाता है। इसीलिए उसने पहली बार भंवरलाल पर अपना हाथ आजमाया था और दूसरी बार उसने बद्रीलाल से कहा कि मुझे इस बार ज़्यादा धमाके की सामग्री चाहिए और इसके लिए उसने लाला उर्फ लाल सिंह के खेतों पर जाता है, वहाँ इंतज़ार करता है और मौका देखते ही उसी के स्टार्टर, उसी के ही ट्यूबवेल के पास में ये जो धमाके वाला सामान होता है, विस्फोटक करने वाला सामान, उसे लगा देता है। जैसे ही वो अपना बटन दबाता है, बटन दबाते ही उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। तब सुरेश का नाम सामने आता है, पूरी कहानी सामने आती है। आखिरकार पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं था। हालांकि पुलिस को ये भी बताना था कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। तब उसकी, सुरेश की जो पत्नी है, उसके तहरीर पर उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जो मर चुका था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है और जो जिंदा थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने जो बचे हुए थे जिसमें सरपंच भंवरलाल पाटीदार होता है, साथ ही उसका जो साथी होता है दिनेश, उसको गिरफ्तार किया जाता है और लाल सिंह वो तो खैर मर चुका था। और पुलिस ने साथ ही सुरेश और उसका जो दोस्त होता है जिसने जिलेटिन, स्टिक और डेटोनेट को उपलब्ध कराया था, बद्रीलाल, उसको भी गिरफ्तार किया और चारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जैसे ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा उसके बाद ये कहानी जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह जो है वायरल हो जाती है। लोग फिर इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग एक बार के लिए तारीफ भी कर रहे थे कि गैंगरेप का बदला लेने के लिए पति ने जिस तरह की बहादुरी का काम किया वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग कह रहे थे कि वाकई ये गलत काम है, उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी।
पुलिस मदद ना करती तो एक अलग बात थी, जबकि उसने अपने आप से ये कदम उठाया, ये कानून का उल्लंघन था। और अब जो भी था फिलहाल इसमें एक आरोपी को तो खैर उसने खुद से ही सज़ा दी, बाकी 2 आरोपियों को कोर्ट ने माध्यम से सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इस तरह का कानून पर अगर भरोसा है तो बिल्कुल मिलेगी। और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने अगर सही वक्त पर ये अपने पति को बात न बताई होती तो शायद ये लोग वाक़ई उसके साथ बार-बार उसके साथ ऐसे ही गंदा, ऐसे घिनौना कृत्य करते रहते और न जाने कब तक ये सब जो है चलता रहता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।